अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम डिस्कस करेंगे 2026 फ़िज़िक्स का पीबीए मॉर्निंग का, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था, जिसमें आप लोगों को फाइंड कंप्लीट टेबल जो है वो कंप्लीट करना था। जैसे स्टार्टिंग में आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, मेंस की रीडिंग, कॉन्साइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल की आपके पास गिवन है, और फिर उसके बाद आपने इस टेबल को जो है वो कंप्लीट करना था। और ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर फार्मूला भी गिवन है। वर्नियर्स के रीडिंग सी को उसने डिनोट किया हुआ है, दैट इज़ बी मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको गिवन है, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। सो सिंपली आपने कंसाइडिंग डिवीजन, जिसको उसने बी का नाम दिया है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, और ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ देंगी। टोटल रीडिंग के लिए आपने क्या करना होता है, जो मेंस की रीडिंग होती है वो और वर्नियर्स के रीडिंग दोनों को ऐड करना होता है। तो सिंपली आपने यहाँ पर दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी उसने फार्मूला ऊपर आपको दे दिया है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, या आर की जगह हम d/2 पुट करें तो उसका स्क्वायर है, तो पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यूज़ जस्ट प्लग इन करके, डायमीटर आपके पास कौन से वाला होगा, ये डायमीटर हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है, तो इस वन इज़ द डायमीटर 3.55 है, 3.57 है, 3.59 है। और यहाँ से आपने क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर लेना है सिलेंडर का। और इसी तरह से सेकंड के अंदर उसने कहा था कि मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करें। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चूँकि 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, सो उसके रेपिटेशन से आपके पास टोटल 3 वैल्यूज़ आई हैं। तो मीन के लिए आपने क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं उन सबको सम करके डिवाइडेड बाय कर देते हैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से। तो यहाँ पर 3 हैं, तो तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी के थर्ड ऑप्शन में उसने कहा हुआ था कि जी अगर उसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर है, यहाँ याद रहे यहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर है। सपोज़ अगर इवनिंग में आ जाता है कि जी पॉजिटिव ज़ीरो एरर आपके पास कितना है, ये सपोज़ ये है, तो आप उसको करेक्ट कैसे कर सकती हैं। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर जब होता है, उसकी करेक्शन के लिए हम लोग वो वाली वैल्यू जो है वो उसमें से नेगेटिव ज़ीरो एरर में ऐड करते हैं, और जब आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है तो वही एरर हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है वो पूछा जा सकता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। साथ में इसमें आपको जी की वैल्यू भी दे दी है, एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर आपको लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिवन है, टोटल जो भी उसके पास है, और फिर फार्मूला भी उसने आपको दे दिया है, t इज़ इक्वल टू 2πl डिवाइडेड बाई जी होल अंडर रूट। और यहाँ पर फर्स्ट वन उसने खुद से सॉल्व कर दिया है, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी होती है, जैसे यहाँ पर है t इज़ इक्वल टू 2 आप 3.142 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे 0.40 है, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 है गिवन है, और होल का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट उसने आंसर आपको खुद निकाल के दे दिए, सेकंड और थर्ड आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 20 वाइब्रेशंस के लिए याद रहे, ये आपके पास जो टाइम गिवन है, दिस वन इज़ फॉर 20 वाइब्रेशंस। T1 दो दफ़ा उसने भी उसको जो है वो फाइंड आउट किया, T1 भी दिया है, T2 भी दिया, और यहाँ पर भी फर्स्ट वन उसने खुद से सॉल्व कर दिया। तो सेकंड में आपने, और याद रहे ऊपर फार्मूला भी गिवन है, इन दोनों टाइम को आपने ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, जिसको हम लोग मीन टाइम कहेंगे यहाँ पर। और बाकी तो आपने इसको इस तरह से सिंपली T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व करना है। अब एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड याद रहे, जो प्रीवियसली हम लोगों ने फार्मूला लगा के 2πl/g, वो आपका थ्योरेटिकल टाइम पीरियड था, जो कि हमने इक्वेशन लगा के फाइंड आउट किया। एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट किया है, वो क्या आएगा, चूँकि जो टाइम हमने फाइंड किया वो 20 वाइब्रेशंस का है, तो क्योंकि टाइम पीरियड तो होता है, अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए इवनिंग के अंदर, तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके अंदर 1 साइकिल 1 रोटेशन कंप्लीट होती है, और ये 20 वाइब्रेशंस का है, तो डिवाइडेड टोटल टाइम डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट वन अगेन उसने सॉल्व कर दिया, और सेकंड आपने सॉल्व कर लेना है। अब डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस किस किस का लेना याद रहे, आपके पास थियोरेटिकल टाइम क्या आया है और आपके पास एक्सपेरिमेंटल क्या आया है, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी फर्स्ट वन उसने खुद से सॉल्व कर दिया, और बाकी सेकंड आप जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसी का सेकंड ऑप्शन उसने कहा है इफेक्ट ऑफ द मास। याद रहे जो उसका फार्मूला है आपके पास टाइम पीरियड का, दैट इज़ t इज़ इक्वल टू 2πl
डिवाइडेड बाई जी होल अंडर रूट। इसमें कहीं पर मास नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड मास इंडिपेंडेंट होता है। सो दैट्स वाई फॉर अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, सो डबलिंग द मास डज नॉट चेंज इट्स टाइम पीरियड। जरा हाफ कर दें, 5 टाइम्स कर दें, जितना भी कर देंगे चेंज नहीं होगा। रोल ऑफ वर्नियर कैलिपर, क्योंकि थर्ड पार्ट के अंदर उसने पूछा था इज़ देयर एनी रोल ऑफ वर्नियर कैलिपर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ़ यस देन आइडेंटिफाई। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली इसका रोल आपके पास मौजूद होता है। और रोल होता क्या है, इससे हम लोग जो मेटालिक बॉल यूज़ कर रहे होते हैं उसका हम लोग डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, उस डायमीटर का हाफ करके लेंथ ऑफ द पेंडुलम के अंदर हम उसको ऐड करते हैं। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, ये हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लगाई और नीचे अगर मेटालिक बॉल जब हम लोग ऐड करते हैं तो इस जो टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है, दिस वन इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ, दिस वन इज़ द स्ट्रिंग लेंथ, और प्लस हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ द बॉल लेते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का जो है वो यूज़ है। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ओम्स लॉ। अ स्टूडेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ यूजिंग द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये RH जो कि आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस ने दी हुई है, इस डॉट का मतलब स्विच होता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव EMF सोर्स, इसको हम लोग बैटरी भी कहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, जो ऐसा मीटर जो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हो, अब इवनिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि जी एमीटर को अगर आपने करंट फाइंड आउट करना है तो कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम एमीटर यूज़ करते हैं, उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो कंपोनेंट के अक्रॉस में लगता है वो आपके पास वोल्ट मीटर होता है, और उसको हम लोग पैरेलल के अंदर, सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाते हैं। सो इस तरह से आपने जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, कौन कौन से ABCD। यहाँ पर देखें, ए आपके पास यहाँ पर क्या है, बैटरी है, या जिसको आप EMF सोर्स भी कह सकते हैं। सेकंड बी है, बी यहाँ पर क्या है, मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर उसने डिफ्लेक्शन शो की हुई है, ओनली डिफ्लेक्शन, कोई बीच में A या V नहीं लिखा। तो डिफ्लेक्शन का मतलब ये है वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है, और जो सीरीज़ में लगता है वो आपका एम मीटर होता है। सो दैट्स वाई दिस वन इज़ एम मीटर। और जो आपके पास C है, दिस वन, अब C क्या है, जो जिग जैग लाइन है उसने उसको C कहा हुआ है, और इस ये रजिस्टर का सिंबल होता है। और जो इसके अक्रॉस में जो मीटर लगता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए होता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है ड्रा अ VI ग्राफ फॉर अ ओमिक कंडक्टर, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का है। याद रहे हम लोग इसमें वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ड्रा करेंगे, और ओमिक के लिए आपके पास क्या होता है, आपकी डायरेक्ट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि ये प्रेजेंट करती है कि आपका जो वोल्टेज है, ये सॉरी आपका जो करंट है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगर यहीं पर आपसे सपोज़ वो नॉन ओमिक के लिए अगर पूछ लेता है, तो उसके लिए आपने वोल्टेज वर्सेस करंट जो है वो कार्टेशियन बना के आपने क्या कर देना है, एक कर्व लाइन बना देनी है। दिस वन इज़ फॉर नॉन ओमिक, दिस वन इज़ फॉर नॉन ओमिक। अगर सपोज़ आपसे इवनिंग में ये पूछा जा सकता है अगर जाए तो। फोर्थ एंड लास्ट PPA, that is recall the experiment of the refraction of light through a glass slab and answer the following questions. क्वेश्चन 1 में उसने दिया गया ड्रा द रे डायग्राम व्हेन वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर जो उसने आपको बनाया हुआ है, दिस वन इज़ अ ग्लास स्लैब जिसमें इंसिडेंट रे आ रही है, सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, कैपिटल N। और इसी तरह से जो ले आपके पास टू द ग्लास एंटर होती है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये आप लोगों को अगर लेबलिंग आ जाती है तो ये पता होना चाहिए, दिस वन इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। और इसी तरह से जो यहाँ से आउट होती है इसको हम लोग इमर्जिंग रे कहते हैं, याद रहे, दिस वन इज़ इमर्जिंग रे। सो पार्ट 1 में आपके पास इसने कहा जब 0 डिग्री है तो इसकी रे डायग्राम बनाएं। याद रहे जो एंगल आपने लेना है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन लेना होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने जो है यहाँ पर जो 90 डिग्री, अगर उसने 0 डिग्री कहा है तो आप यहाँ पर लाइन बना दें, ऐसा नहीं करना। सो 0 डिग्री मीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन में आपके पास नॉर्मल है और ब्लू में आपके पास इंसिडेंट रे है। याद रहे जब एंगल 0 डिग्री होता है तो आपकी रे रिफ्रैक्ट नहीं
होती, सेम उसी स्ट्रेट पाथ पे जाती है। सो जो उसके अंदर ग्लास स्लैब के अंदर रे मूव कर रही है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। बेसिकली वो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुई, और इस तरह से जो आउट होगी उसको इमर्जेंट रे कह देंगे। इस तरह से जब 90 डिग्री होगा, अगेन यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल जो कि ग्रीन में है और इंसिडेंट रे जो कि आपके पास ब्लू में है, उनमें एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पर भी क्या होगा, उसी सरफेस के पैरेलल में लाइट जाएगी। ये आपके पास जो है वो इंसिडेंस एंगल जब 90 डिग्री है उसकी रे डायग्राम बन जाएगी। सेकंड में उसने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे दिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसने आपको दे दिया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 40 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज 25 डिग्री। यहाँ पर आपने स्नेल्स लॉ लगाना है, दैट इज़ n इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। जस्ट वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 1.52। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इवनिंग एग्जाम।